If you are preparing for a CSIR NET Life Science, then this video is just for you, because in this video I am going to discuss most important topic from the unit 13, that is methods in biology. So basically अगर आप लाइफ साइंस से प्रिपरेशन कर रहे हैं CSIR नेट का, तो ये वीडियो आपके लिए है। और अभी दिसंबर का फॉर्म नहीं आया है, बट होपफुली जब आना होगा तो आ ही जाएगा। बट अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। जो गलती आपने जून वाले सेशन में किया है वो गलती आपकी रिपीट ना हो, और कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि इस बारी आपका एग्जाम निकल जाए, ताकि आप भी उस नेट एलएस का JRF का जो सर्टिफिकेट होता है उसका बेनिफिट आप ले पाएँ और अपने करियर को एक और अच्छा डायरेक्शंस दे पाएँ। सो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपको मेथड्स इन बायोलॉजी, जो कि CSIR का सबसे लेंथीएस्ट यूनिट माना जाता है, और उसमें से मतलब उसमें जो चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं वो पूरा का पूरा केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी मिला करके होता है। दैट इज़ पूरी तरीके से इंस्ट्रूमेंटेशन बेस्ड पे वो यूनिट है। जितने भी इंस्ट्रूमेंट लाइफ साइंस के फील्ड में, लाइक है बायोकेमिस्ट्री में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में, सेल बायोलॉजी में, जेनेटिक्स में, जितने भी आपके बायोलॉजी मीन्स लाइफ साइंस के पेपर्स हैं, उन पेपर्स में चीज़ों को स्टडी करने के लिए जिस किसी भी इंस्ट्रूमेंट के बारे में स्टडी करना होता है, उस सारे इंस्ट्रूमेंट का कंपाइलेशन आपको यूनिट नंबर 13 में दे रखा है। तो ये यूनिट काफ़ी लेंदी है और काफ़ी टफ भी, और यहाँ से CSIR के पार्ट सी और पार्ट बी दोनों ही सेक्शंस में क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे से आते हैं और इनका वेटेज भी ज़्यादा होता है। वैसे तो आपने प्रिपरेशंस करने के टाइम पे पूरी चीज़ों को पढ़ा ही हुआ होगा, लेकिन यहाँ पे हम समराइज़ करेंगे उन सारे टॉपिक्स को लेकर के जिन्हें आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ना ही है। अगर आप चाहते हैं कि आपका परफॉर्मेंस बेहतर हो और आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ, आपका भी JRF और नेट एलएस निकल जाए, तो आपको इन सारे टॉपिक्स पे ज़रूर से ज़रूर फोकस करना चाहिए और उस पे अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए। कई बारी मैंने ये देखा है, क्लासरूम में ही बच्चे परफॉर्मेंस अच्छा करते हैं, उनको चीज़ें समझ में तो आ जाती है, लेकिन उन्हीं चीज़ों से जब प्रॉब्लम बना करके दिया जाता है तो वो ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे दैट नंबर है, दैट इज क्रोमेटोग्राफी का एक टाइप है, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। इससे CSIR ने कई बारी क्वेश्चन पूछा हुआ है आपको प्रॉब्लम बना करके, कि सपोज मान लीजिए आपको प्रॉब्लम यहाँ पे दे दिया जाए कि कोई प्रोटीन ए है, कोई प्रोटीन बी है, कोई प्रोटीन सी है, इनका कुछ वेट दिया रहता है, मतलब मॉलिक्यूलर मास दिया रहता है, साइज दिया रहता है। पूछेगा कि हाँ अगर किया जाएगा तो कौन फर्स्ट डिल्यूट आउट होगा, कौन लास्ट में बचा रह जाएगा, इस तरीके से सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। तो साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी जरूर जरूर आप पढ़ करके जाइए। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, जो कि आयंस के लिए होता है, दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए, ये आपको बड़ा ही कंफ्यूज करता है। दैट इज यहाँ पर आपको कैटायन एक्सचेंजर होते हैं, एनायन एक्सचेंजर होते हैं, तो आपसे पीएच वैल्यू देख करके सवाल पूछा जाता है कि अगर कोई प्रोटीन का पीआई वैल्यू इतना है तो इतने पीएच पे अगर वो होगा तो इसमें से कौन सा पहले इल्यूट आउट होगा और कौन सा लेटर ऑन इल्यूट आउट होगा, और आयन एक्सचेंजर अगर आप यूज कर रहे हैं तो कौन सा मॉलिक्यूल उसमें बाइंड कर जाएगा या उसमें कौन सी बीड लगी होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से क्लियरली समझना होता है कि प्रोटीन का पीआई वैल्यू पे और पीएच वैल्यू से क्या रिलेशन है। आपको ये समझना पड़ेगा कि पीआई वैल्यू पे जीरो चार्ज अगर है और पीआई वैल्यू से अगर पीएच की वैल्यू ज़्यादा या कम हो रही है तो उस प्रोटीन पे टोटल चार्जेस क्या आएंगे, और चार्जेस जो आएगा उसके बेसिस पे आप यहाँ पे कौन सा आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी यूज करोगे। जैसा कि आपको मालूम है कि एक ये पॉजिटिव के लिए होता है और एक नेगेटिव के लिए होता है, राइट। तो जो नेगेटिव वाले आयंस को आइसोलेट करते हैं, उनके पास जो बीड लगी हुई होती है वो बीड कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो पॉजिटिवली चार्ज बीड में आकर के नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल क्या करता है, बाइंड कर जाता है, इसलिए क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं आपको बहुत ही क्लियरली समझना पड़ेगा, और तब जाकर के आप CSIR के एग्जाम के टाइम पे पार्ट सी और पार्ट बी में हालांकि फैक्ट बेसिस पे क्वेश्चन पूछता है, बट मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम जो होती है पार्ट सी में आते हैं। वहां पर आपको प्रॉब्लम थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक बना करके दिया जाता है। वहां पे डायरेक्टली आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि हाँ इस सारे टेक्निक का आप कहाँ पे यूज करोगे, आपको प्रॉब्लम बना करके देगा। रिसर्च एप्टीट्यूड आपका चेक करना चाहता है कि आप उस चीज को कितना अच्छे से समझते हुए हैं। तो आपने पढ़ा हुआ है कि आयन क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, इसमें कैटायंस और एनायंस का हम सेपरेशन करते हैं। तो आपसे डायरेक्टली ऐसे नहीं पूछेगा। ये पीआई और पीएच के वैल्यू को कॉन्सेप्ट का आपको समझना पड़ेगा कि अगर पीआई की वैल्यू पीएच से वैल्यू से क्या है, ज्यादा है तो चार्जेस क्या आएगा, अगर पीआई की वैल्यू जो है वो कम है पीएच से तो चार्जेस क्या आएगा, और पीआई की वैल्यू अगर क्या है पीएच के बराबर है तो उस प्रोटीन पे क्या चार्जेस आएगा, और उनके चार्जेस के अकॉर्डिंगली कौन सा आप क्रोमेटोग्राफी यूज करेंगे टेक्निक उस प्रोटीन को सेपरेट आउट करने के लिए, अगर मिक्सचर आपको दे रखी है तो। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको आयन क्रोमेटोग्राफी के बारे में बहुत अच्छे से स्टडी करनी चाहिए, उससे प्रैक्टिस करना चाहिए। जितनी बारी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं उतना ही आपका जो कॉन्सेप्ट होता है वो पूरी तरीके से और अच्छे से क्लियर हो जाता है। हो सकता है कि आपको पढ़ने के टाइम पे जो कॉन्सेप्ट आपने बिल्डअप किया हुआ है वो थोड़ा मिस हो, मतलब आपको समझ में सही से ठीक से ना आया हो।
सो नेक्स्ट टॉपिक है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। ये बाइंडिंग के लिए किया जाता है, लाइक एज डीएनए को भी सेपरेट करने के लिए किया जाता है, आरएनए को भी सेपरेट करने के लिए किया जाता है, स्पेसिफिक किसी एंजाइम्स एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल को सेपरेट करने के लिए किया जाता है, एंजाइम्स एंजाइम्स और सबस्ट्रेट को, हार्मोन्स को, लाइक इस तरीके से जिनके एंटीबॉडी एंटीजन एंटीबॉडी। कभी कभी पार्ट बी में तो आपको डायरेक्टली यही पूछ देता है कि अगर आपको कोई एंटीबॉडी यूज सेपरेट आउट करनी है और आपको इनमें से कौन सी टेक्निक आप यूज कर पाएंगे। तो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का मतलब होता है बाइंडिंग एबिलिटी पे ही यूज करता है, मतलब कि बाइंडिंग आपको मालूम है अच्छे तरीके से एंजाइम सबस्ट्रेट का, हार्मोन्स का रिसेप्टर से, और एंटीबॉडी का एंटीजन से, ये सभी का क्या होता है बाइंडिंग एफिनिटी पे ही प्रिंसिपल पे काम करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रिप होता है तब जाकर क्या करते हैं बाइंड करते हैं, और उसी बाइंडिंग के बेसिस पे ही सेपरेट आउट करता है, दैट इज द एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। तो पार्ट बी में तो ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, तो आप इसको लगा लीजिएगा कि एंजाइम होगा तो सेपरेट कर सकते हैं, हार्मोन्स होगा तो सेपरेट कर सकते हैं, एंटीबॉडी होगा तो सेपरेट कर सकते हैं। और अगर आपका पार्ट सी भी क्वेश्चन आता है तो आपको प्रॉब्लम बना के देगा, उसमें आपको अप्रोच लगाना होगा कि आपको कैसे सॉल्व करना है। तो ये तीनों ही क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक ही जो कि प्रोटीन्स और डीएनए और आरएनए को लेकर के और चार्जेस मॉलिक्यूल्स को लेकर के बात करता है, इनकी समझ आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए। पीएच का क्या रोल है बायोकेमिस्ट्री में, पीएच का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है, और पीएच की वजह से सारा खेल खराब हो जाता है और आपको जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, तब जाकर आप अच्छे से काम कर पाएंगे। इलेक्ट्रोफोरेसिस बड़ा ही बेसिक सा प्रिंसिपल है, बहुत बहुत ही बेसिक से आपको पढ़ना भी होता है, लेकिन कई बार इलेक्ट्रोफोरेसिस से ही क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है, तब बच्चे उसमें कंफ्यूज जाते हैं। यहाँ पे बैंड्स देकर के सवाल पूछे जाते हैं, लाइक सपोज अगर मान लीजिए आपको दे दिया जाए कि एंटीबॉडी एम है, और एंटीबॉडी एम का अगर आपने सपोज एसडीएस पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस करा दिया है, राइट, तो एसडीएस पेज अगर आपने इलेक्ट्रोफोरेसिस कराया है तो उसकी नंबर ऑफ बैंड्स कितनी आएंगी, इस तरीके से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। आपको मालूम अच्छे तरीके से इलेक्ट्रोफोरेसिस दो तरीके से होता है, दैट इज प्रोटीन के लिए और डीएनए के लिए। डीएनए के लिए जो आप यूज करते हो दैट इज आपको मालूम है कि क्या यूज करते हो, प्रोटीन के लिए आप यूज करते हो एसडीएस को लेकर के। तो इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए कि एसडीएस का नेटिव पेज का क्या इंपॉर्टेंस है, एसडीएस पेज और नेटिव पेज में क्या डिफरेंसेस है, किसी प्रोटीन को उसके नेटिव कन्फर्मेशन में करना है या उसके ओरिजिनल कन्फर्मेशन में करना है तो नेटिव पे चलाते हैं, और एसडीएस पे चलाएंगे तो क्या हो जाएगा। ये सारी जो बेसिक जो चीज़ें हैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। और मतलब कि जो पोर का साइज है वो किस पे डिपेंड करता है, बैंड जो आती है वो किसको रिफ्लेक्ट करती है, बैंड हमेशा आपको इस तरीके से दिए जाते हैं, और यहाँ पर आपको इस तरीके से बैंड पैटर्न दिया जाएगा। तो आपसे पूछा सकता है कि हाँ हैवियर और लाइटर मॉलिक्यूल कौन सा है, किस बेसिस पे सेपरेशन होता है। कभी कभी आपको ओरिएंटेशन देकर के पूछ लेता है कि हाँ ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, किस तरीके से। मान लीजिए अगर आपका यहाँ पे क्या है वेल्स है, इस तरीके से आपने डीएनए के सैंपल को या प्रोटीन के सैंपल को लोड किया हुआ है, ये आपके लोडिंग सैंपल के लिए वेल्स हैं, तो इस तरीके से आपके डाटा सेट बना करके भी पूछता है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो प्रिंसिपल है वो तो समझ में सबको आ जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वहाँ से जो प्रॉब्लम आपको बना के पूछे जाते हैं उनके पैटर्न को समझना होगा कि बैंड्स कैसे जनरेट हो रहे हैं, बैंड्स का जो माइग्रेशन है वो मॉलिकुलर वेट पे डिपेंड करता है, और मॉलिकुलर वेट अगर ज़्यादा होगा तो बैंड्स का माइग्रेशन कम होगा या ज़्यादा होगा, और उसकी जो बैंड आएगी वो टॉप पर आएगी या बॉटम पर आएगी, टॉप पे कौन सा चार्ज होगा, बॉटम पे कौन सा चार्ज होगा। इस तरीके से आपको ये वर्टिकल जेल का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, तो इस तरीके से चीज़ें आपको क्या होती है समझनी होती है। यहाँ पे आपको 2D इलेक्ट्रोफोरेसिस भी पढ़ाई जाती है, आपको पढ़ना होता है कि 2D इलेक्ट्रोफोरेसिस का क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे ये डिफर है, और किन किन चीज़ों को वहाँ पे मिक्सअप होता है, किस बेसिस पे वो काम करता है। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं इनको अगर आपको अच्छे से स्टडी करना है, नहीं किए हैं तो इसके वीडियोज ऑलरेडी बहुत अपलोडेड हैं, MS बायोलॉजी के भी चैनल पे हैं, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं लाइफ साइंस को पढ़ाने के लिए, बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्यूटर्स हैं। आप जिस किसी का भी आपको टीचिंग मेथड समझ में आती हो आप उनके वीडियो को फॉलो कर लीजिए और देख लीजिए कि हाँ आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो कॉन्सेप्ट है, 2D इलेक्ट्रोफोरेसिस का क्या कॉन्सेप्ट है, आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे ये डिफर होता है, नेटिव पेज क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस डिसकॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है। ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये आपको मालूम होने चाहिए, तब जाकर के आप उसको लगा पाएंगे कि हाँ कैसे है। रिकमेंड करूंगा कि इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो बैंड का पैटर्न होता है एंटीबॉडी के, सारे एंटीबॉडी के लिए जान लीजिए, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी जी, एंटीबॉडी एम, एंटीबॉडी ई और डी के लिए इनका क्या क्या बैंड आता है। इसके बाद एसटीएस पेज अगर आप करते हैं तो किस बेसिस प्रिंसिपल करता है, नेटिव पेज पे अगर आप करते हैं तो किस बेसिस पे करता है। ये सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आपको इन सारे टॉपिक्स में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो अपनी प्रॉब्लम को आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, हम उसके लिए आपको वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑलरेडी वैसे पुराने जो लेक्चर्स हैं वो
यूट्यूब के चैनल पे फ्री में अवेलेबल हैं। आप उसको देख के अपनी प्रॉब्लम को, डाउट को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आइसोलेटरी फोकसिंग, जिसकी मैं बात ही कर रहा था। ये भी आइसोलेटरी पॉइंट पे मतलब सेपरेट किया जाता है। मॉलिक्यूलर क्लोनिंग ऑफ डीएनए, यहाँ पे डीएनए या आरएनए भी दोनों कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल्स में दोनों के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और यूकैरियोटिक अगर बात करें तो खास करके प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लांट में आपका टीआई प्लाज्मिड इंपॉर्टेंट है, सीएसआईआर का बड़ा ही इंपॉर्टेंट फेवरेट टॉपिक रहता है। यहाँ से हम हमेशा क्वेश्चंस कुछ ना कुछ आपको टीआई प्लाज्मिड से पूछने देखने को मिल जाता है। और प्रोकैरियोटिक में आपको जैसे प्लाज्मिड तो सबसे कॉमन है ही, इसके बाद आपको लैम्डा फेज का भी जो वेक्टर होता है उसके लिए भी आपको स्टडी करनी चाहिए। होल्डिंग कैपेसिटी, जितने भी वेक्टर्स होते हैं उनका होल्डिंग कैपेसिटी आपको मालूम होना चाहिए। कई कई बारी आपको अरेंज करने के लिए देता है होल्डिंग कैपेसिटी की, प्लाज्मिड है, लैम्डा फेज है, और इस तरीके से कई सारे जो वेक्टर्स होते हैं उनको देख करके नाम आपसे पूछा जाता है। तो आप मॉलिक्यूलर क्लोनिंग का जो कॉन्सेप्ट है डीएनए आरएनए का, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में, उसकी उसकी जो बेसिक समझ है आप समझ लीजिए। कौन कौन से मतलब वेक्टर्स हैं, किनकी कितनी कितनी होल्डिंग कैपेसिटी है, कितने डीएनए के वेट को वो होल्ड कर सकते हैं, और इस तरीके की जो चीज़ें उनको एनालाइज वे में पढ़ाई कीजिए। आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना ज़रूरी है कि आपको ये समझना होगा कि सीएसआईआर का एग्ज़ाम सिर्फ आपके नॉलेज को चेक करना नहीं होता है, राइट? आपको उसको समझना पड़ेगा कि सीएसआईआर आपके नॉलेज के साथ-साथ में आपकी अप्रोच भी चेक करता है कि आप पढ़े हुए कॉन्सेप्ट को कितना बेहतर तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, कितना एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं। ये इस चीज़ में अगर आप पारंगत हैं तो फिर आपको सीएसआईआर का एग्ज़ाम निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आसानी से उसको कर पाएँगे। सिर्फ़ अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ़ पढ़ाई करके मीन्स बुक से ऐसे पढ़ करके कॉन्सेप्ट को समझ करके कर लें, तो थोड़ी-सी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। आपको एनालिटिकल होना पड़ेगा, आपको अप्रोच लगाना पड़ेगा कि अच्छा ये वाला कॉन्सेप्ट है तो ये लगा करके हम काम कर सकते हैं। और ये कैसे आएगा? ये आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करके ही आएगा कि आपको कौन से टाइप के क्वेश्चंस में क्या कॉन्सेप्ट लगाना है और किस कॉन्सेप्ट को लगा करके प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट? सो नेक्स्ट है यहाँ पे मॉलिक्यूलर मार्कर जीनोम मैपिंग। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाते हैं, लाइक एस आरएफएलपी आ जाता है, आरएपीडी आ जाता है, और इसके बाद एएफएलपी आ जाता है। ये तीनों ही जो कॉन्सेप्ट हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। इन तीनों का वर्किंग प्रिंसिपल, डिफरेंसेस और ज़्यादा एफिशिएंट कौन है, इनका डिफरेंसेस भी आपको स्टेटमेंट देके पूछा जाता है, या आपसे स्टेटमेंट दे दिया जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग या राइट। इस तरीके से पार्ट सी में क्वेश्चन देता है कि ए बी सी या ए बी या सी ए, इस तरीके से। तो आपको इनके बारे में ईच एंड एवरी फैक्ट्स बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि आरएफएलपी का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, आरएपीडी आरएफएलपी से बेहतर कैसे है, क्यों ये डिफरेंट है, और एएफएलपी इन दोनों का कैसे हाइब्रिड है और कैसे दोनों से बेहतर है, और क्या इसकी एफिशिएंसी है, क्या चीज़ें इससे डिफर है, कौन सा एंजाइम डिफर है, कौन सा स्टेप डिफर है। ये सब कुछ आपको एक टेबल के फॉर्म में डिफरेंसेस क्लियर होने चाहिए। आपको किसी भी टेक्निक के बारे में आपको पढ़ाई जब आप कर रहे हैं तो फिर आपका एक कंपैरेटिव एनालिसिस होते रहना चाहिए कि ये कैसा कैसे इससे ये बेहतर है। तो ये तीनों ही टॉपिक आपके बड़े ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी आपका सवाल बनता है ब्लॉटिंग, जिसमें कि आपको पढ़ने को मिलता है, दैट इज सदर्न ब्लॉटिंग के बारे में, इसके बाद नॉर्दर्न ब्लॉटिंग के बारे में, फिर इसके बाद वेस्टर्न ब्लॉटिंग के बारे में, राइट? तो आपको ये तीनों ही ब्लॉटिंग पढ़नी होती हैं। और इन तीनों ब्लॉटिंग का जो वर्किंग प्रिंसिपल है ये आपको कंपैरेटिवली एनालिसिस होना चाहिए, किसके लिए आप यूज करते हैं, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग किसके लिए, वेस्टर्न ब्लॉटिंग किसके लिए, सदर्न ब्लॉटिंग किसके लिए, और ब्लॉटिंग का मेन पर्पस क्या है, क्यों आप उसको करते ही हो। तो इन तीनों का ही कंपैरेटिव एनालिसिस होनी चाहिए। कौन कौन से स्टेप्स डिफर हैं, कौन कौन से मॉलिक्यूल का एनालिसिस आप इसमें कर सकते हैं। लाइक पार्ट बी में कई बार सवाल पूछा जाता है कि अगर आपको कोई एंटीबॉडी का एनालिसिस करनी है तो आप कौन सा ब्लॉटिंग यूज करोगे, या किसी आरएनए मॉलिक्यूल करना है तो फिर कौन से ब्लॉटिंग आप यूज करोगे। इस तरीके से सवाल आपको पूछा जाता है। तो आप इनको इनके इनके प्रिंसिपल को और इनके एप्लीकेशंस को, दो चीज़ों को फोकस करना होता है जब कभी भी आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ते हैं तो। नेक्स्ट यहाँ पे डीएनए सीक्वेंसिंग। डीएनए सीक्वेंसिंग में दोनों ही इंपॉर्टेंट है, चेन टर्मिनेशन वाला भी और केमिकल डाइजेशन वाला भी। तो चेन टर्मिनेशन मेथड से को भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए और केमिकल डाइजेशन वाला भी अच्छे से पढ़ लीजिए, दोनों को कंपैरेटिवली एनालिसिस कर लीजिए। और इन सारे टॉपिक में कहीं पे भी किसी भी टॉपिक में अगर आपको दिक्कत है तो आप एमएस बायोलॉजी के चैनल पे सीएसआईआर के फोल्डर में, सीएसआईआर की प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो फ्री में पड़े हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि आप एमएस बायोलॉजी का ही देखें, आपको जहाँ आप जिस किसी भी चैनल को फॉलो करते हैं उनकी टीचिंग मेथड
मेथड आपको पसंद आती है तो आप वहाँ के भी वीडियो को निकाल करके पढ़ देख सकते हैं और अपना अपना जो मेन टास्क है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये मैटर नहीं करता कि आपने कहाँ से पढ़ाई किया है, मैटर ये करता है कि आपको चीज़ें आनी चाहिए और आपसे उस कॉन्सेप्ट से आपका एग्जाम का पेपर सॉल्व होना चाहिए, दैट्स इट। स्पेक्ट्रोस्कोपी वन ऑफ द अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द CSIR एग्जामिनेशंस, और ये पूरा केमिस्ट्री बेस्ड टॉपिक है स्पेक्ट्रोस्कोपी का। यहाँ पे केमिस्ट्री का नॉलेज का होना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है लाइक CD है, और इसके बाद ORD है, फिर इसके बाद NMR है, और इसके बाद UV विजिबल है, राइट। यही आपको है, कुछ कुछ कभी कभी टाइम पे आपको रमन स्पेक्ट्रा भी पूछ लेता है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये 4-5 स्पेक्ट्रोस्कोपी है जिनके बारे में आपको एक ESR भी है। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपको इन सारे के बारे में अच्छे से पढ़ करके जाना होता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्या कॉन्सेप्ट है, आपको पढ़ना जो होता है वो आपको समझना पड़ेगा कि NMR क्या है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। NMR किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये इंपॉर्टेंट है। NMR से किस किस टाइप की मॉलिक्यूल का एनालिसिस कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। NMR कैसे बाकी लोगों से डिफरेंट है या बाकी स्पेक्ट्रोस्कोपी से डिफरेंट है, क्या इसका एडवांटेज है, क्या इसकी लिमिटेशन है, ये सारे टॉपिक पे आपको फोकस करना चाहिए। CD एंड ORD कैसे बेसिक प्रिंसिपल पे काम करता है, किन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर से आप एनालिसिस कर सकते हैं, कौन से कंडीशन में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, ये सारी चीजें आपको एक टेबल के फॉर्म में और कंपैरेटिवली एनालिसिस करके स्टडी करनी चाहिए। लास्ट दैट इज माइक्रोस्कोपी। यहाँ पे आपको माइक्रोस्कोपी में सबसे ज्यादा जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है। इलेक्ट्रॉन जैसा कि आपको मालूम है दो है, दैट इज सेम और टेम है, और इन सेम और टेम के ही से ही सवाल आपसे पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी कैसे मोर इफिशिएंट है एज कम्पेयर टू द लाइट माइक्रोस्कोपी, से सेम और टेम में ज़्यादा बेहतर कौन है, और आपको अगर किसी का इंटरनल स्ट्रक्चर लेना है तो कौन सा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करेंगे, किसी का सरफेस स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करनी है तो कौन सा यूज करेंगे, ये सब कुछ आपको बहुत ही अच्छे से कंपैरेटिवली एनालिसिस करके स्टडी करनी होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपके पास टाइम बहुत कम है, होपफुली भी फॉर्म आया नहीं है, फॉर्म कब आएगा इसके बारे में मेरे पास कोई आइडिया नहीं है। बाकी यूट्यूब के चैनल्स वाले आपको ऐसे बताते रहते हैं कि हाँ अब आएगा तब आएगा, उनके वीडियोज बनते रहते हैं, बट सच्चाई ये है कि अभी CSIR की HRD की तरफ से या NT की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। तो आप उन चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। फॉर्म जब आपको आएगा तो पता चल ही जाएगा। अननेसेसरी का फॉर्म को वेट करने के चक्कर में अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब मत कीजिए। एग्जाम्स जब होना है वो होगा, मतलब कि आपको जनवरी में नोटिफिकेशन मिलेगा, दिसंबर में नोटिफिकेशन मिलेगा, जब मिलेगा हो ही जाएगा। आप ये मान के चलिए कि आपका एग्जाम जनवरी के आसपास में ही होगा, या जनवरी के लास्ट में होगा, या फरवरी में होगा, जब भी होगा आपके पास जो टाइम है उसको आप यूज कीजिए। क्योंकि जब रिजल्ट आता है और रिजल्ट में आपका रोल नंबर नहीं होता ना, तो उस टाइम पे बहुत पेन होती है। तो उस पेन को आप याद कीजिए कि आपने उस टाइम पे क्या फील किया हुआ था, और उस फीलिंग के साथ में आप पढ़ाई कीजिए कि वो फील आपको दोबारा रीफील न करनी पड़े, आप एग्जाम क्वालिफाई कर लें। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी फॉर्म को लेकर के आप परेशान मत होइए। फॉर्म जब आना होगा तो दुनिया भर के प्लेटफॉर्म है, आप नहीं भी चाहेंगे तो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी कि हाँ आपको आपका फॉर्म आ चुका है, राइट। तो आप उसके लिए अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, अननेसेसरी के ऐसे वीडियोस और यूट्यूब पे टाइम वेस्ट मत कीजिए। काम की चीज़ों को आप एक्सेस कीजिए, और अपने जो आपकी वीक पॉइंट है उन वीक पॉइंट पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। और नेक्स्ट किसी यूनिट का अगर आप सेशंस चाहते हैं कि उसके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताया जाए तो आप कमेंट सेक्शन में अपने प्रॉब्लम को मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपकी CSIR की जर्नी में लाइफ साइंस के सब्जेक्ट से अगर आपको प्रिपरेशंस करने के लिए और भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स आती है, जो भी आपके सवाल हैं, अपने डाउट्स को आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। हम उन सारे क्वेश्चंस का जो जो सारे सेलेक्टिव क्वेश्चंस होंगे उनको लेकर के एक वीडियो बनाकर उससे बात करेंगे कि इन प्रॉब्लम के लिए स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए। सो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए अपना अच्छे से आप ख्याल रखिए और अच्छे से स्टडी करते रहिए। टाइम वेस्ट आप मत कीजिए, बिकॉज ये टाइम बहुत ही क्रूशियल है। और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।